नेपाल से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पीएम को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। नेपाल के अंतरिम पीएम बनेंगी सुशीला कार्की। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज रात शपथ लेंगी सुशीला कार्की। सूत्रों के हवाले से भी जानकारी सामने आ रही है। नेपाल की संसद भंग होगी। लगातार जो तमाम तरीके के सवाल चल रहे थे, उन सवालों का जवाब मिल गया है। आज रात शपथ लेंगी सुशीला कार्की। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, नेपाल की संसद भंग होगी। इसके साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि नेपाल में प्रधानमंत्री को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम पीएम बनेंगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। नेपाल की संसद भंग होगी। सुशीला कार्की को नेपाल की कमान सौंपी जाएगी। लंबे समय से इस बात पर सबसे ज्यादा विचार किया जा रहा था, चर्चा हो रही थी और तमाम नाम चल रहे थे, लेकिन तमाम नामों के साथ साथ फाइनल मोहर सुशीला कार्की के नाम पर लगी। आज रात शपथ लेंगी सुशीला कार्की। नेपाल में प्रधानमंत्री को लेकर सस्पेंस पूरी तरह खत्म हो गया है। ये बड़ी जानकारी सबसे पहले आप तक भारत एक्सप्रेस पहुंचा रहा है। आज रात शपथ लेंगी सुशीला कार्की। सीधे चलेंगे नेशनल अफेयर्स एडिटर कृष्णमोहन शर्मा जी न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। न्यूज रूम चलेंगे और उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे। कृष्णमोहन जी, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे और इसके ठीक पहले बुलेटिन में जब मेरी आपसे बातचीत हो रही थी, इसी बात का आपने जिक्र किया था कि संसद खत्म होगी, माफ कीजिएगा, संसद भंग होगी या नहीं होगी, इस पर विचार करने की जरूरत है। और अगर सुशीला कार्की को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है तो ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा और उसी को लेकर पूरी तस्वीर साफ हो गई है। कृष्णमोहन जी, देखिए, अगर नेपाल की बात करें तो 3 टियर वहाँ पे इलेक्शन सिस्टम है। अगर अपर हाउस अगर अपने राज्यसभा से उसकी अगर हम तुलना करें तो वहाँ पे 59 मेंबर्स होते हैं। तो अपर हाउस कभी भी भंग नहीं होती, तो उसकी मेंबर वो बनाई जा सकती है अगर अंतरिम प्रधानमंत्री बनाना है। जो वहाँ पे प्रॉब्लम है वो एक डायरेक्ट वोटिंग है और एक प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम है। डायरेक्ट वोटिंग में करीब 165 लोग चुने जाते हैं और 110 लोग ऐसे हैं जिनको प्रेफरेंशियल वोटिंग के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को वोट देते हैं। तो उसमें जिसकी सरकार बन जाती है वो अपनी पार्टी के लोगों को वोट दिलवा के और मेंबर बना लेता है। तो ऐसे में जब इसको भंग करने की बात की गई है तो जाहिर सी बात है कि जब इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी तो उसमें 3 सदस्यीय मंत्री बनाने की बात की गई कि 3 मंत्री भी होंगे और 3 मंत्री होंगे और एक ये खुद इंटरिम गवर्नमेंट के आप मुखिया कह लीजिए, प्रधानमंत्री कह लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटर कह लीजिए। तो इनकी जो सबसे बड़ी चुनौती है कि पड़ोसी देशों में सब जगह एक तरीके से कहें कि आग लगी हुई है। जैसे पाकिस्तान की बात करें जी, हम अगर बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका की बात करें, और भारत के लिए नेपाल जो है बहुत एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप वाला स्टेट है। तो भारत चाहेगा कि वहाँ पे स्थायी प्रधान हो। लेकिन सुशीला कार्की की चुनौती यहीं पे खत्म नहीं होती है, क्योंकि उनके बैंक, उनके खजाना खाली है, करप्शन का बोलबाला है, पॉलिटिशियन जो है काफ़ी हावी है, पीछे से राजघराने का सपोर्ट है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं वहाँ का राजघराना। तो सुशीला कार्की कैसे आगे समन्वय बना के विश्व के पटल पे नेपाल की स्थिति को रखेंगी और जो वहाँ पे खजाना बिल्कुल खाली हो गया है उसको कैसे मैनेज करेंगी, ये सुशीला कार्की की बड़ी चुनौती होने वाली है। तमाम नाम कृष्णमोहन जी आगे चल रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा में नाम आया सुशीला कार्की का, पिछले 1 से 2 दिन के बीच में यही नाम सबसे ज्यादा चल रहा था। आखिरकार क्यों इसी नाम पर मोहर लगाई गई? जैन जी की बैठक होती है, तमाम अलग अलग नेता भी इस बैठक में शामिल होते हैं। कौन से फैक्टर रहे जिसके साथ सुशीला कार्की को जिम्मेदारी सौंपी गई है देश की? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब भी जनता सड़क पे होती है तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि को उस सरकार का अंतरिम मुखिया नहीं बनाया जाता है। जैसे आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देखें, बांग्लादेश में क्या हुआ जी, वहाँ पे 2 दलों के लोग आपस में लड़ गए और सरकार वहाँ पे एक तरीके से जब जनता ने उसको टेक ओवर कर लिया तो वहाँ पे एक इंटरिम गवर्नमेंट यूनुस के नेतृत्व में बनाई गई। और यूनुस कौन है? यूनुस जो है इंडिपेंडेंट है, वहाँ के नोवेलिस्ट है। इसी तरीके से सुशीला कार्की को इसलिए लाया गया क्योंकि वो जज है किसी पार्टी से। जज के बारे में ये माना जाता है कि अगर चीफ जस्टिस के पद पे है तो आपका कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं होगा, तो इसलिए एक इंडिपेंडेंट को बनाया गया है। जनता सड़क पे है, जो सबसे बड़ी चुनौती है कि जनता सड़क पे है। जनता मंत्रियों को चुन चुन के मार रही है। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को मार दिया, वित्त मंत्री को पानी में डुबा डुबा के मारते हुए मैंने देखा है। तो इस तरीके के जब आंदोलन हो तो कभी हम पढ़ा करते थे कि फ्रांस की जन क्रांति क्या हुआ।
तो फ्रांस में भी इसी तरीके से हुआ था कि जब वहाँ के लोग सड़क पे आ गए थे और उन्होंने कहा कि अब आप गद्दी छोड़िए, वहाँ की जनता लिखेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चलेगा और क्या कानून व्यवस्था बनेगी। तो उसी तरीके की स्थिति नेपाल में है, क्योंकि नेपाल में सरकार ये सोशल मीडिया की वजह से नहीं गई। सोशल मीडिया एक टूल था सरकार के करप्शन को एक्सपोज करने का, जिसको सरकार ने एक तरीके से इम्पोज करके बैन कर दिया। तो वहाँ पे करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है, वहाँ पे बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, वहाँ पे जो नेपाल के बारे में कहते हैं एकमात्र हिंदू राष्ट्र है, सड़कों पे गाय मारी जा रही थी, पुलिस के संरक्षण में गाय मारी जाती थी और लोगों को कहा जाता था कि देखो हमने गाय को मार दिया। तो ये तमाम सारी चीज़ें थी जिसको लेके वहाँ के लोग जो हैं वो पूरी तरीके से आक्रोशित हो गए थे और उद्वेलित होकर उन्होंने संसद पे या शीतल भवन है, राष्ट्रपति भवन है, वहाँ पे जाके उन्होंने हमला किया और लोगों के साथ मारपीट करके एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कंट्रोल में ले लिया। बिल्कुल कृष्णमोहन जी, एक और मेरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जिस तरीके से नेपाल की राजनीति को आप भी देखते हैं, समझते हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से भारत एक्सप्रेस के साथ कई बड़े नेता बातचीत करते हुए नजर आए और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि नेपाल ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है। अब सुशीला कार्की के साथ नेपाल कहां तक जाएगा, विकास के साथ भ्रष्टाचार को लेकर जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, और इसके साथ साथ जैन जी की आवाज। देखिए, बशीर भद्र की बहुत अच्छी कविता है, जब आग घर में लगी हो तो बचा क्या है, और जब मैं ही बच गया तो जला क्या है। तो वहाँ पे आग जो है पूरे नेपाल में लगी हुई है जी, और नेपाल में जो आग लगी हुई है उसमें सुशीला कार्की बच गई, तो उसमें फिर उनका जला क्या है। अब सुशीला कार्की की जो सबसे बड़ी चुनौती है कि जो लोग सड़क पे हैं, जो उद्वेलित है, जिनको जो उद्वेलित है वो अपने बूते उद्वेलित नहीं है, उनको कहीं ना कहीं से समर्थन मिल रहा है, चाहे वो राजनीतिक पार्टी समर्थन दे रही हो या वहाँ के मेयर जो है वो उनका समर्थन कर रहे हो, तो वो सब तब लोग समर्थन से कर रहे हैं, क्योंकि सड़क पे बैठ के प्रोटेस्ट करना, हथगोले छोड़ना, घरों में आग लगा देना, उसके लिए खाने पीने, ठहरने और अपने मेंटल बैलेंस को ठीक रखने के लिए एक सपोर्ट चाहिए होता है। वो सपोर्ट जो है जाहिर तौर पे किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, वो मे भी परोक्ष रूप से हो, अपरोक्ष रूप से हो। तो ऐसे में सुशीला कार्की के लिए, और वहाँ पे राजघराना ऑलरेडी है। एक बात अलग है कि अभी कुछ साल पहले वहाँ से 18-20 लोग मार दिए गए थे, लेकिन जो दूसरी जनरेशन के लोग हैं वो मैच्योर हो चुके हैं। वहाँ का एक राजकुमार है जो 24 साल उम्र है और वो अमेरिका से अभी नेपाल आके और चीज़ों को अपने हिसाब से वो देख रहा है और देखने की, कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहा है। तो तमाम सारी चीज़ें हैं जो सुशीला कार्की को समझना पड़ेगा। और सुशीला कार्की विद्वान है, चीफ जस्टिस रही हैं, तो उनको किसी के एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि उनको उनके आसपास के लोग कितना चलने देंगे, क्योंकि वहाँ पे जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ब्यूरोक्रेट्स को निर्वाचित प्रतिनिधियों ने ही अपॉइंट किया है, या तो वहाँ पे जुडिशियल सर्विस के लोग हों या जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग हों, अपनी परीक्षा पास करके आए होंगे, लेकिन उनके बॉस तो पॉलिटिकल पार्टी के लोग ही रहे हैं। वो कैसे सरकार चलाने देंगे, चलने देंगे, ये निर्भर करेगा। इसके लिए समय लगेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है कृष्णमोहन जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ डॉक्टर अभिनव पांड्या हैं, एक्सपर्ट हैं स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के। बहुत स्वागत पहले तो डॉक्टर अभिनव आपका भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क पर। सुशीला कार्की के नाम पर मोहर लगी है, नेपाल को किस तरीके से अब आप देख पा रहे हैं? देखिए, मेरी नजर में ये एक बहुत टेम्परेरी अरेंजमेंट है जी। और मुझे देखिए, सुशीला कार्की जी का जो बनना जो वो तो एक तरह से आप मान के चलें कि ये एक लॉजिकल कंक्लूजन हो सकता था, बिकॉज वहाँ पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक भयंकर विद्रोह हुआ। ऐसी स्थिति में जनरली हर जगह या तो चीफ जस्टिस को या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी इंडिपेंडेंट क्रेडिबिलिटी हो उसी को बनाया जाता है, नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड का। तो ये कोई इतना एक मतलब बहुत मेजर डेवलपमेंट नहीं है, बिकॉज ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है। लेकिन मैं जिस तरह से नेपाल को देखता हूँ, वहां पर बहुत अस्थिरता रहने वाली है आने वाले वर्षों के अंदर। आर्मी का एक बहुत मेजर रोल रहेगा। आपने बांग्लादेश में भी देखा कि आर्मी का रोल जो है वहां की सत्ता के अंदर बहुत मजबूत होता जा रहा है और एक आर्मी कंट्रोल कर रही है। तो अभी जो एक एनार्की वाली सिचुएशन है नेपाल में, उसमें आर्मी का एक बहुत जबरदस्त रोल रहने वाला है। और अगले 3-4 साल आप मान के चलें कि जो मतलब 2-3 साल तो मैं कम से कम मान के चलता हूँ कि एक एनार्की वाली सिचुएशन जिसमें बदलाव होते रहेंगे। उसके बाद कहीं जाकर के कुछ एक परमानेंट या स्टेबल किस्म का पॉलिटिकल सेटअप वहां पर आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेपाल में जो हो रहा है इसको आप थोड़ा सा लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखिए। जियोपॉलिटिकली अभी वर्ल्ड में काफी घटनाएं हो रही हैं और एक चारों तरफ उथल पुथल मच रही है। तो ये जो प्रोटेस्ट वहां पर हुए, ये इस तरह से अचानक हो जाए या फिर केवल अपने लेवल पर हो जाए, उस तरह से नहीं है। डेफिनेटली इसमें कुछ फॉरेन प्लेयर्स का रोल होगा, तो वो उनका क्या रोल है और क्या इंटेंशंस है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उस पर भी नजर डालना जरूरी है। तीसरी बात यह कि जो नेपाल में जो अस्थिरता है अभी,
उसका जी। कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा पर एक बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अभी हाल ही में खबर आई थी कि टर्की भी अपना वहां पर जो है एक रेडिकल इन्फ्लुएंस जो है पूरा धर्मांधता का, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म का, वो वहां पर फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह के फॉरेन एक्टर्स आपको कई सारे मिलेंगे नेपाल के अंदर। फिर वहां के किंग है, उनका भी रवैया क्या रहता है, वो भी एक देखने वाली बात है। पोरस बॉर्डर्स हैं हमारे साथ, खुले हुए बॉर्डर्स हैं, और पाकिस्तान के साथ हमारी जो है सिचुएशन और खराब होती जा रही है। तो फ्यूचर के अंदर नेपाल को और वहां की एनार्की को, अव्यवस्था को, और वहां के खुले हुए बॉर्डर्स को यूज किया जा सकता है जी। भारत में अशांति फैलाने के लिए, अस्थिरता फैलाने के लिए। तो ओवरऑल मोटा मोटा मेरा तो यही मानना है कि अभी एक एनार्की वहां पर रहेगी, जिसे हमें बड़ा क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। और कार्की जी का जो अपॉइंटमेंट है उसे एक तरह से मतलब एक टेम्परेरी अरेंजमेंट मान करके चलना चाहिए। आप टेम्परेरी अरेंजमेंट कह रहे हैं, लेकिन सेना का समर्थन, जैन जी का समर्थन, हर किसी का समर्थन, और उसके बाद ये फैसला लिया गया, और शायद इसीलिए वहां की संसद को भंग किया गया। जी, वो बात मैं मानता हूं, लेकिन देखिए कोई भी देश जो चलता है वो अंतरिम व्यवस्था के ऊपर नहीं चलता है। हम्म। अगर या तो अगर सेना का समर्थन है, लेकिन कब तक, आगे न आगे तो कोई ना कोई एक आपको स्टेबल सिस्टम क्रिएट करना ही पड़ेगा ना। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्रिएट करेंगे या वापस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करेंगे क्या जी। बड़े प्रश्न ये हैं। ये तो जब तक हैं तब तक हैं, और आगे अगर ये सपोज इसमें अगर कुछ फॉरेन एक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट और बढ़ता है, देखिए बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पर इन्वॉल्व है। चाइना जो है उसका नेपाल के अंदर एक इन्वॉल्वमेंट है अच्छा खासा। भारत नेपाल का पड़ोसी देश है, भारत का शुरू से एक नेपाल के अंदर एक पेनिट्रेशन इन्वॉल्वमेंट रहा है हर तरीके से। फिर वेस्टर्न प्लेयर्स भी हो सकता है। तो इन सब के मद्देनजर अभी इस सिचुएशन को एक स्थायी सॉल्यूशन मान लेना मेरे ख्याल से जल्दबाजी होगी। तो अभी हमें एक टेम्परेरी सिचुएशन के तौर पर ठीक है, एक अच्छी बात है, आर्मी ने सपोर्ट किया है, तो जो एक अशांति है, जो लॉलेसनेस वहां पर हो रखी है, उसको ये कंट्रोल करने में कामयाब हो जाए, और एक एक सॉर्ट ऑफ एक पीस टाइप का एक सिचुएशन लेकर के आ जाए, जिसके अंदर की आगे एक परमानेंट पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर विचार किया जा सके। अगर ये इतना भी कर लेते हैं तो जी मैं इसको इनकी कामयाबी मानूंगा। बिल्कुल। अवनव जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार कई नाम चल रहे थे, लेकिन बालन शाह के अलावा दूसरे नाम भी है, आखिरी मोहर सुशीला कार्की पर लगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर आवाज उठाती रही, सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रही, इसके साथ तमाम ऐसे अलग अलग बड़े उनके फैसले रहे हैं, तमाम बड़े पदों पर वो काबिज रही हैं। क्या जैन जी का जो प्रदर्शन है, जैन जी की जो आवाज है, उस आवाज को उठाने का प्रयास, उनसे बातचीत सुशीला कार्की के माध्यम से संभव है? हाँ, ये किया जा सकता है, बिकॉज उनकी एक क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग है, जो मैंने देखा जी। कि एक तो बड़े ऊंचे ओहदे के ऊपर है, वहां पर व्यक्ति पहुंचता है तो बड़े अनुभव के बाद ही पहुंचता है, और डेफिनेटली उसके कुछ ना कुछ क्रेडेंशियल्स होते हैं तो पहुंचता है। और ऐसी स्थिति जहां पर तमाम पॉलिटिशियंस जो है वो करप्शन के आरोप फेस कर रहे हैं, और लोग, जनता उनको बड़ी बुरी तरह से बेरहमी से कत्ल कर रही है, ऐसी स्थिति के अंदर कार्की जी का अगर एक निष्पक्ष छवि है और बेदाग छवि। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ डॉक्टर अभिनव पांड्या जुड़े, एक्सपर्ट स्ट्रैटेजिक अफेयर्स, तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां उन्होंने साझा की। एक बार फिर से न्यूज रूम चलेंगे कृष्णमोहन शर्मा जी के पास। कृष्णमोहन जी, इस बात का जिक्र डॉक्टर अभिनव ने भी किया है कि ये टेम्परेरी व्यवस्था है, लेकिन आने वाले वक्त में देखना होगा कि स्थायी व्यवस्था के साथ यहां पर नेपाल कहां जाएगा और किस दिशा में जाएगा, यह भी बेहद महत्वपूर्ण है। चुनाव करने के लिए उनके कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने की जरूरत है, क्योंकि जो प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा वोट मिलेगा वो अपने हिसाब से 110 लोगों को नॉमिनेट कर देगा, तो वो कोई भी हो सकता है। तो वो कोई भी हो सकता है, तो वो इसका मतलब तो ये है कि जो हमारी ताकत है उसका हम एक दुरुपयोग करेंगे। तो उसको जब तक आप नहीं सुधारेंगे, अपर हाउस आपका ठीक है, 59 लोग हैं, उनको ठीक है, आपने चुन लिया कि 3 को राष्ट्रपति नॉमिनेट करेंगे, 8 जिले से 7-7 लोग जो हैं वहाँ पे चुने जाएंगे। लेकिन जो 110 लोग जिसको पॉलिटिकल पार्टियां नॉमिनेट करती हैं, वो कौन है? वो सब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो एक तरीके से ऐसे लोग हैं जिनका फॉरेन में इंटरेस्ट है, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एक तरीके से ब्यूरोक्रेट हैं, टेक्नोक्रेट हैं, समाज के ऐसे लोग हैं जिनको समाज से मतलब नहीं है, उनको अपने ग्रोथ से मतलब है। तो जब तक इसको आप ठीक नहीं करेंगे, करप्शन को मिनिमाइज नहीं करेंगे, नेपाल का पुनर्विकास कैसे हो सकता है?
तब तक नहीं हो पाएगा जब तक करप्शन खत्म नहीं होगा। बिल्कुल, करप्शन बड़ा मुद्दा है और करप्शन के साथ अगर जिस तरीके के सवाल यहां पर जैन जी उठा रहे हैं और इन्हीं सवालों को ध्यान में रखना बेहद महत्वपूर्ण है। नेपाल में प्रधानमंत्री को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया। नेपाल की अंतरिम पीएम सुशीला कार्की बनेगी। रात 8:45 पर शपथ ग्रहण करेंगी सुशीला कार्की। बालेनी शाह का भी समर्थन मिला है। संसद नेपाल की भंग की गई। नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी हैं सुशीला और अब नेपाल की कमान उनके हाथों में। नेपाल की अंतरिम पीएम बनेंगी सुशीला कार्की। 8:45 पर शपथ लेंगी। शपथ ग्रहण सुशीला कार्की का 8:45 पर। बालेनी शाह का भी समर्थन उन्हें मिला है। और एक बार फिर से कृष्णमोहन शर्मा जी, नेशनल अफेयर्स एडिटर, न्यूज रूम का रुख करेंगे। कृष्णमोहन जी, जिस बात का जिक्र यहां पर चल रहा था, एक युवा चेहरा 35 साल का बालेन शाह, उनका भी नाम सामने आया, लेकिन बालेन शाह का समर्थन सुशीला कार्की को, इसको भी हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, मैंने पहले कहा कि जब जनता सड़क पे होती है तो निर्वाचित सरकारें नहीं चुनी जाती हैं। बालेन शाह जो है एक निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, वो मेयर हैं, तो उनकी मजबूरी है कि सुशीला कार्की की मदद करें। अब ओम प्रकाश आर्यल को मंत्री बनाया जा रहा है जो कि एडवोकेट है, तो इसका मतलब साफ है कि वहाँ की जनता ये नहीं चाहती कि कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि उनका नेतृत्व करे। तो ऐसे में बालेन शाह हो या XYZ हो, वहाँ पे वही व्यक्ति मंत्री या सरकार चला सकता है जो अभी निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है, जिसकी एक अपनी उनके देश में क्रेडिबिलिटी है ईमानदार होने की। और ये सबसे पहली बार ये देखा जा रहा है कि अगर सुशीला कार्की को वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात की जा रही है, तो जनता को इस बात का भरोसा है कि चीफ जस्टिस के तौर पे इनकी छवि साफ सुथरी रही है और इनका कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, इसलिए इनको बनाया जा रहा है। बिल्कुल। कृष्णमोहन जी, एक और चीज, जैन जी का प्रदर्शन आपने भी देखा, हिंसा की तस्वीरें, आगजनी, किस तरीके का अराजक माहौल, एक प्रेशर पॉलिटिक्स अब नेपाल में क्या देखने को मिलेगी? क्योंकि जैन जी अब हावी हो गए हैं। उनका ये मानना था इस बैठक के पहले भी, जब ये फैसला लिया गया सुशीला कार्की के नाम पर मोहर लगाई गई, कि अगर बात नहीं मानी गई, अगर बातें हमारी नहीं सुनी गई, बातचीत बेहतर नहीं हुई, तो आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, अभी बहुत इमैच्योर है, क्योंकि जैन जी की अगर हम बात करें तो ये भी हो सकता है कि बाद में चल के कोई पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट कर ले जी। क्योंकि आप दिल्ली की बात अगर करें तो एक अन्ना हजारे के मूवमेंट से अपने पार्लियामेंट पे भी लोगों ने कूच किया था, मनमोहन सिंह सरकार को घेर लिया था। तो लोगों में ये मैसेज गया कि ये लोग ईमानदार हैं, NGO चलाते हैं, सड़क पे एक सुचिता वाली सरकार चाहिए इनको। लेकिन बाद में केजरीवाल ने पॉलिटिकल पार्टी बना ली और दिल्ली में वो मुख्यमंत्री बन गए और उनसे शायद भ्रष्ट किसी की सरकार नहीं हुई। तो जैन जी का आगे क्या होगा ये फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन इसकी संभावना तो पूरी है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट कर ले, हो अगले चुनाव में शामिल हो। तो इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा। विकास के जो तमाम मुद्दे होते हैं और नेपाल जैसे छोटे देश के लिए कौन कौन से वो मुद्दे जिनको लेकर लगातार आवाज जैन जी भी उठाते रहे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठाते रहे हैं, क्योंकि अब अंतरिम पीएम जब सुशीला कार्की संभालेंगी प्रधानमंत्री पद, तो उनके सामने भी तमाम तरीके की चुनौतियां होंगी। कौन सी चुनौती सबसे ज्यादा? जैन सूर्या, कोई भी देश छोटा नहीं होता है। नेपाल के लिए उनका देश ही सबसे बड़ा देश है और उस देश को बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले करप्शन मिटाना है। जब विकास की इबादत लिखने की बात आएगी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे ईमानदार लोग चाहिए, जिनका प्रोग्रेसिव सोच हो, जो आगे आज से 20 साल आगे की सोच रहे हो। अगर हम ये सोचने लगे कि हमारे घर में हमारे बच्चे, हमारे पोते, हमारे नाती कैसे ग्रो करेंगे और सारा करप्शन और कैश का पैसा अपने घर ले जाके रख दें, तो वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो वहाँ पे करप्शन एक बड़ा मुद्दा था। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वहाँ पे युवाओं को नौकरी मिल नहीं रही है। वहाँ के युवा क्या करते हैं? भारत आते हैं तो होटल में काम करते हैं या फिर आपके घर में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। कोई वहाँ से आके यहाँ पे इक्का दुक्का कोई डॉक्टर बन जाता है, उनकी भी सीटें होती हैं, लेकिन उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। तो ऐसे में कोई भी देश, क्योंकि अब पूरा वर्ल्ड जो है एक ग्लोबल है, वो रहते हैं लेकिन इंटरनेट की दुनिया में पूरा ग्लोबल हो गया है, तो हर कोई चाहता है कि हमारे देश का भी विकास हो। मैं भी एक भारतीय होने के नाते चाहता हूँ कि हमारा देश 2047 तक विकसित हो जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तमाम महत्वपूर्ण बातें आपने यहाँ पर साझा की हैं, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। एक बड़ी जानकारी यही है कि नेपाल की अंतरिम पीएम सुशीला कार्की होंगी और 8:45 पर शपथ लेंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका कृष्णमोहन जी, तमाम जानकारी के लिए।